देखिए, हम किसी को कभी भी डाउन करके या अपशब्द बोल के हम अपनी राजनीति कभी नहीं करते। कोई अगर लाइन खींचता तो हम लंबी लाइन खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो मानी बात है कि विजय जी जो हमारे सिटिंग विधायक हैं, उनके घर के आगे गोलीबारी हुई। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आगे गोलीबारी हुई। जब यहाँ के नेताओं को आप सुरक्षा नहीं दे पाइएगा तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा दीजिएगा? आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि आपने क्या किया, आपने 20 साल में क्या किया। और रही बात, अगर वो बोल रहे हैं कि हमने बढ़ा के 400 से 1100 किया, तो कांग्रेस एंड महागठबंधन की सरकार वो बोल रही है कि हम 1500 से स्टार्ट करेंगे, उसको 2500 ले जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, 125 यूनिट बिजली आपने फ्री किया, आपने क्यों नहीं किया जब आप जीत के आए थे? कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है। संयुक्ता सिंह की पार्टी के आला कमान से कुछ बातचीत हुई है इसके मामले में? देखिए, 2015 में चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि मैं दर्शकों को आपके बिहार मिरर के माध्यम से बता दूं, 2015 में हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई थी। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2016 की फरवरी में। 2015 बीमार तो किडनी मैंने दिया है, तो उसमें हम लोग मतलब स्थिति में नहीं थे कि हम लोग इस चीज़ को कर पाए। कांग्रेस के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस कोई आज की पार्टी थोड़ी ना है। आप महिलाओं की बात करते हैं, आज 2500 रुपए की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो भी महिला के लिए जो भी काम किया, आप बताइए, देश की इकलौती प्रधानमंत्री महिला थी कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी मजबूत महिला थी। उनसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री तो शायद ही मतलब हुआ हो, वो थी। उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तब हमारी सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, वो लोग ट्रेल ब्लेजर्स थे अपने अपने उसमें। आप ये बताइए, बाल विवाह के खिलाफ कानून कौन लाया? दहेज प्रथा के खिलाफ कानून कौन लाया? सती प्रथा के खिलाफ कानून कौन लाया? भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ कानून कौन लाया? 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिले पंचायती राज में, राजीव गांधी जी की देन थी। और 1/3 रिजर्वेशन राज्यसभा और विधानसभा में ये सोनिया जी ने पारित कराया था राज्यसभा में। तो महिलाओं के लिए आज अगर लोग कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो करके बैठी हुई है। ये बात है कि कांग्रेस मजबूत है यहाँ पे, और संभावित प्रत्याशी के रूप में आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। इस वक्त हम लोग कटिहार जिले के कुर्सेला में मौजूद हैं। देखिए, चुनावी साल है और बिहार का राजनीतिक पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। लगातार हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की खबर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है। और ऐसे में देखिए कि इस वक्त बिहार की राजनीति में वोट अधिकार यात्रा लेकर के भी सुर्खियां लगातार बन रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे निकले हुए हैं और कटिहार जिले के कुर्सेला से भी यह यात्रा जाएगी। और लगातार इसको लेकर के जो सियासी हलचल है वो बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। इस वक्त हम लोग बरारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ से कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी संयुक्ता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। जी, सबसे पहले बिहार मिरर के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। चुनावी साल है, लगातार जो राजनीतिक गलियारे में चुनावी हलचल तेज है। आप लगातार कांग्रेस के साथ रही हैं, क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत भी कर रही हैं। हमने देखा कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। देखिए, बाढ़ की तो आपदा है ही, और सबसे पहले हम लोग इस बातचीत की शुरुआत इस यात्रा से करते हैं क्योंकि इस यात्रा को लेकर के इस वक्त बिहार की सियासत में हलचल तेज है। वोट अधिकार यात्रा, इसको लेकर के क्या विजन है? क्योंकि जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में जो गड़बड़ी हुई, खासतौर से कोसी सीमांचल के इलाके को कहीं न कहीं निशाने पे लिया गया। 7 लाख से अधिक वोटर का नाम कटा, ऐसा आंकड़ा है। हालांकि कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि राहुल गांधी यहाँ भी आ रहे हैं, कुर्सेला भी आ रहे हैं, बरारी विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं, तो इस यात्रा को लेकर के क्या विजन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो वोटर अधिकार यात्रा, इसको लेकर के जैसे अभी आपने बोला कि हलचल बहुत तेज है, ये बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ये राहुल जी के साथ साथ तेजस्वी जी साथ में है, मुकेश सहनी जी साथ में है, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, मतलब पूरा विपक्ष जो है वो साथ में इसमें चल रहा है और एकजुटता के साथ चल रहा है। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन जो बात बोल दे, लेकिन अगर आपको लगा कि मतलब कि जैसे वोटर फॉल्स थे या मतलब कि उसमें कुछ आपको करना था, तो आपने 2024 में क्यों नहीं किया? 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने इस चीज को सही समझा, और 2025 में क्योंकि आपको लग रहा है कि आप चुनाव हार जाएंगे, तो आपको लग रहा है अगर हम एन केन प्रकारेण हम चुनाव जीते। तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें मतलब कि बिल्कुल हेड ऑन लिया गया है कि हम लोग अन्याय सहेंगे नहीं, अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे, अन्याय के खिलाफ हम लोग बोलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें सीमांचल के ऊपर खास जोर है क्योंकि जितने भी वोट जो मतलब कि वोटर को जो काटने का प्रयास है वो सीमांचल क्षेत्र में ज्यादा है।
और सीमांचल क्षेत्र में जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राजद, वीआईपी और मतलब सीपीआई, सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट, मतलब जितने भी लोग हैं सब मुस्तैदी से तैयार हैं। तो इस यात्रा को लेकर के जो चुनावी साल है चूंकि ऐसे में, तो क्या लगता है कि इसका जो असर है वो सीमांचल में देखने मिलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या है, तो ऐसे में जो निशाने पे लिया जा रहा है लगातार, आप लोगों का आरोप है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव पे? देखिए, बात बहुत साफ है कि राजनीति पहले भी पक्ष विपक्ष होता था, लेकिन एक संस्कार के साथ होता था। आप हिंदू मुस्लिम करके कब तक वोटों का बंटवारा करिएगा, ध्रुवीकरण करिएगा। और ये डायरेक्ट अटैक जो है ये मतलब कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर है। और हमारा ये नहीं है, हम ना हिंदू के खिलाफ है ना हम मुस्लिम के खिलाफ है, हम सबके पक्षधर हैं। तो हमारा ये है। और इसमें देखिए अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, शुरुआत इन लोगों ने किया, इन लोगों को लगा कि इन प्रकार से चुनाव निकालेंगे, वोटर ही कट जाएंगे, तो फिर मतलब इनका मतलब कि जो है ग्राफ गिरेगा। लेकिन अब संजोग ये है कि बहुत सारे ऐसे वोटर भी कट रहे हैं जिनसे मतलब रूलिंग पार्टी को उम्मीद है कि हमको वोट मिलेगा, तो थोड़ा बैकफुट पे भी चले गए हैं। और इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। बिहार में आपको एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बिहार बाढ़ से ग्रसित, आप देख लीजिए, सीमांचल का दौरा भी हो रहा, आप देख लीजिए भाई, पिछले 15 साल से कि नहीं, पिछले हमको लगता है 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 20 साल मतलब हो गया। अब तो नीतीश जी को जवाबदेही है ना, आप कब तक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं? बाढ़ कटाव से बिहार पीड़ित है, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित है, कुर्सेला से लेकर हर क्षेत्र में युवाओं के बीच अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अब आप नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने शराबबंदी, आपने बोला शराबबंदी है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू है ही नहीं। तो आपने क्या गवर्नेंस दिया है? और आप देख भी रहे हैं कि अभी क्राइम का ग्राफ बढ़ते गया है। आप खुद बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक, देखिए हम किसी को कभी भी डाउन करके या अपशब्द बोल के अपनी राजनीति कभी नहीं करते हैं। कोई अगर लाइन खींचता तो हम लंबी लाइन खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तो मानी हुई बात है कि विजय जी जो हमारे सिटिंग विधायक हैं, उनके घर के आगे गोलीबारी हुई, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आगे गोलीबारी हुई। जब यहाँ के नेताओं को आप सुरक्षा नहीं दे पाइएगा तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा दीजिएगा? तो बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के जिनको लेकर के, और इस बार बदलाव का मूड भी है और ये यात्रा बिल्कुल सही समय पर चल रही है। ठीक है, आपने सीमांचल का जिक्र किया कि बदलाव की यात्रा है, लेकिन आपने क्राइम पे भी कहा और लगातार बेरोजगारी पे भी कहा। सीमांचल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से, कोसी सीमांचल के क्षेत्र से है, और शिक्षा अंतिम पायदान पे है यहाँ पे। और सीमांचल की स्थिति को लेकर के आपकी क्या राय है? और नशा को लेकर के भी लगातार यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवक हैं, वो नशे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर से कोसी सीमांचल के क्षेत्र में ये जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ है, ये ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो इसको लेकर के आप कोसी सीमांचल क्षेत्र में इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है? फिर इसके रोकथाम के लिए क्या कोसी सीमांचल में एक विशेष पहल होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव कोचाधामन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हम सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे, जिसमें सीमांचल के मुद्दों पे बात होगी, सीमांचल की जो समस्या है उस पे चर्चा हो, उसके लिए एक विशेष आयोग का ही गठन किया जाएगा। तो इसको लेकर के किस तरह से आप देख रही हैं कि सीमांचल की स्थिति बेहतर हो? देखिए, सीमांचल बहुत संभावना वाला क्षेत्र है और कुर्सेला प्रवेश द्वार है सीमांचल का। और इसमें क्या है कि बहुत भाईचारे के साथ यहाँ पे सब जात और सब धर्म के लोग रहते हैं, और कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हुआ है तो सीमांचल इलाका उससे करीब करीब अछूता ही रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो तेजस्वी जी ने बोला कि भाई मतलब हम लोग मतलब सीमांचल मतलब डेवलपमेंट का हम लोग गठन करेंगे, मतलब एक आयोग का गठन करेंगे। तो इसमें क्या है, सीमांचल के ऊपर विशेष ध्यान हमारे नेता राहुल गांधी जी भी रख रहे हैं, और यही कारण है कि ये यात्रा आपकी सीमांचल पूरा करीब करीब सीमांचल को कवर करते हुए जा रही है। और पिछले बार भी जब यात्रा हुई तो क्लियर फोकस सीमांचल के ऊपर ही था। तो हमारा ये है कि इसके साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाढ़ कटाव से पूरा सीमांचल क्षेत्र ग्रस्त है। तो आप जब तक बाढ़ कटाव के लिए कोई स्थायी उपाय नहीं करते हैं, बांध नहीं बनाते हैं, कटाव को रोकते नहीं है, तो कोई भी डेवलपमेंट आप करिएगा वो 5 साल गरीब जनता 5 साल कमाती है, और हर साल जैसे 5 साल के हर साल कमाती है, हर साल कमाती है। तो आप खाली खोखले वादों से तो नहीं चल सकते हैं। दूसरा मुझे बोलना है कि कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो महागठबंधन की भी योजनाएं हैं। कांग्रेस की योजना ये है, हर महिला को, जैसे तेलंगाना, आपका झारखंड और आपका कर्नाटका, इन सब में जहां कांग्रेस का राज है, वहां महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, 1 फोन 1 रजिस्ट्रेशन है, बहुत ही सहज, बहुत ही सुलभ योजना है। दूसरा, जैसे अभी हुआ कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया गया, तो कांग्रेस महागठबंधन सरकार ने डिसाइड किया है कि 1500 हम लोग देंगे, उसको 2500 तक लेके जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्कूल पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान,
तेजस्वी जी ने क्या बोला कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, मतलब इन चीजों के ऊपर फोकस है। तो पढ़ाई के ऊपर फोकस ये है कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को फ्री टैबलेट स्कूल्स में दिया जाएगा महागठबंधन सरकार के द्वारा। उसके बाद यह है कि जो बिल्कुल भूमिहीन है उनको 3 से 5 डेसिमल जमीन भी दी जाएगी, सो दैट वो भूमिहीन नहीं रहे। 2 लाख रुपया आपको, जो बहुत गरीब जनता है उनको अगर कोई स्वरोजगार करना है, स्वरोजगार के लिए भी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और आपके इलाज के लिए, जैसे इलाज अगर कोई बीमार पड़ा तो 25 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो ये तो एक तरह से मतलब जनता को अपने पांव पे खड़ा करने का प्रयास है। आप खाली मतलब एक होता है ना कि आपने 5 किलो राशन दे दिया और जनता को खरीद लिया, ऐसी बात अब नहीं है। जनता उससे ऊपर की दुनिया आप देखती है। बाल बच्चे पढ़ रहे हैं और बाल बच्चों के पास मोबाइल है, दुनिया देखते हैं उसमें। आगे बढ़ने के लिए जब तक कंप्यूटर नहीं होगा, जब तक स्वरोजगार के साधन नहीं उपलब्ध कराइएगा, पैसा उपलब्ध नहीं कराइएगा और आप जमीन भूमिहीनों को नहीं दीजिएगा, आप कब तक 5 किलो अनाज देते रहिएगा और जनता उसके ऊपर बुर्बक बनती रहेगी। तो महागठबंधन की जो योजनाएं हैं, जो तेजस्वी जी ने बोला, जो राहुल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल एकजुट होकर के महागठबंधन चलेगा, राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और उसमें आगे मतलब कि जो भी योजनाएं होंगी वो जनहित की योजनाएं होंगी सीमांचल के लिए। हम लोग बराड़ी विधानसभा क्षेत्र पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने योजनाओं को लेकर के भी जिक्र किया। तो नीतीश कुमार ने भी पेंशन की राशि बढ़ा दी है, बिजली उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त किया है। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये नकलची सरकार है, नकल कर रही है हमारा, और लगातार रोजगार को लेकर के भी नीतीश सरकार का दावा है कि हमने रोजगार दिया है। इसको लेकर देखिए, नीतीश जी तो सत्ता में हैं तो प्रश्न भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। आप अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने 20 साल में क्या किया। और रही बात, अगर वो बोल रहे हैं कि हमने बढ़ा के 400 से 1100 किया, तो कांग्रेस एंड महागठबंधन की सरकार वो बोल रही है कि हम 1500 से स्टार्ट करेंगे, उसको 2500 ले जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, 125 यूनिट बिजली आपने फ्री किया, आपने क्यों नहीं किया जब आप जीत के आए थे? आपने चुनावी साल में क्यों किया? कांग्रेस और महागठबंधन और राजद ये सब तो बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार सत्ता में आएंगे तो हम लोग 200 यूनिट बिजली, जो आपका तेलंगाना और झारखंड और आपका कर्नाटका में चल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो ऐसा नहीं है, और ये नकलची सरकार है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कौन सी मतलब लाभार्थी योजना है जिसमें मतलब आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद कर दिया इमीडिएटली। आप यहाँ रुके हुए थे, अब आपके ऊपर जब मतलब कि गाज गिर रही है तो आप मतलब कि लोक लुभावन स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द स्कीम्स तो चालू होने वाली नहीं है। अब वो देख रहे उद्घाटन कैसे हो रहा है, हर चीज का उद्घाटन है, लेकिन 5 साल तक लोग यहाँ पे चुप बैठे हुए थे। बराड़ी विधानसभा क्षेत्र की हम लोग चर्चा करते हैं। बराड़ी में आपके नाम की भी चर्चा है, क्या कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है? क्योंकि दशकों पहले कांग्रेस के पास ये सीट थी, कांग्रेस का एक अपना प्रभाव था, लेकिन कुछ दशकों में ये प्रभाव घटा है। ऐसे में आप जब से इस क्षेत्र में आई है, आप लगातार काम कर रही हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में आपके नाम की भी चर्चा है, तो क्या कांग्रेस के खाते में ये सीट जा रही है? संयुक्ता सिंह की पार्टी के आला कमान से कुछ बातचीत हुई है इस पूरे मामले पर? देखिए, महागठबंधन की बात है, इसमें कोई भी कैंडिडेट ये नहीं बोल सकता है कि सीट किस पार्टी को जा रही, किसको मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्षेत्र मतलब बहुत ही सजग क्षेत्र है और बहुत ही राजनीतिक रूप से परिपक्व क्षेत्र है। 2010 में चुनाव हमने कांग्रेस से लड़ा था और उस समय कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन एक सम्मानजनक वोट आए थे। जिनको 10,000 से ऊपर वोट मिला था उनको सदाकत आश्रम में सम्मानित किया गया था। 2015 में चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि मैं दर्शकों को आपके बिहार मिरर के माध्यम से बता दूं, 2015 में हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हुई थी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2016 की फरवरी में। 2015 बीमार थे, किडनी मैंने दिया है, तो उसमें हम लोग मतलब स्थिति में नहीं थे कि हम लोग इस चीज़ को कर पाए। तो है क्या कि रही बात आज की कि भाई मतलब ये संभावना, बिल्कुल कांग्रेस के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस कोई आज की पार्टी थोड़ी ना है। आप महिलाओं की बात करते हैं, आज 2500 रुपए की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो भी महिला के लिए जो भी काम किया, आप बताइए, देश की इकलौती प्रधानमंत्री महिला थी कांग्रेस से, थी इंदिरा गांधी जी, मजबूत महिला थी, उनसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री तो शायद ही मतलब हुआ हो, वो थी। उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तब हमारी सरोजनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, वो लोग ट्रेल ब्लेजर्स थे अपने अपने उसमें। आप ये बताइए, बाल विवाह के खिलाफ कानून कौन लाया? दहेज प्रथा के खिलाफ कानून कौन लाया? सती प्रथा के खिलाफ कानून कौन लाया? भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ कानून कौन लाया? 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिले पंचायती राज में, राजीव गांधी जी की देन थी। और 1/3 रिजर्वेशन राज्यसभा और विधानसभा में ये सोनिया जी ने पारित कराया था राज्यसभा में। तो महिलाओं के लिए आज अगर लोग कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी तो करके बैठी हुई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम है, मान सम्मान है। तो आज ये है कि हम लोग सब इस क्षेत्र में मजबूत हैं।
सीट जिसको जाए, टिकट जिसको मिले, एकजुट होकर के लोग लड़ाई अपनी लड़ेंगे। और अभी मतलब थोड़ा प्रीमैच्योर होगा बोलना कि सीट किसके खाते में जाएगी या किसको मिलेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये बात है कि कांग्रेस मजबूत है यहाँ पे और संभावित प्रत्याशी के रूप में आप बिल्कुल बोल सकते हैं। जब अनाउंस होगा तो सबके लिए अनाउंस होगा।